दोस्तों, अनुभव सिन्हा की सीरीज IC-814 परसों रात मैंने पूरी एक साथ में देख ली। अब इस सीरीज को लेकर वैसे भी काफी बातें हो चुकी है, तो सीरीज का रिव्यू मैं आपको नहीं करने वाली हूँ। लेकिन इस सीरीज की वजह से न्यूज 24 के स्टार एंकर मानक गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर रवीश कुमार आमने सामने आ गए हैं। और दरअसल इस सीरीज में वो कौन सी बात है जो भाजपाइयों को चुभ रही है, गोदी एंकर को चुभ रही है, उस दुखती रग पर रवीश कुमार ने हाथ रख दिया है। दोस्तों, सब कुछ तफसील से मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इस सीरीज को देखने की सोच रहे हैं तो अपने लिए 3-4 घंटे निकाल कर बैठिएगा, क्योंकि सीरीज इतनी जबरदस्त बनाई है ना, इतनी जबरदस्त कि अगर एक एपिसोड आपने देख लिया तो अंत तक आप मतलब छोड़ नहीं पाएंगे। सीरीज में कमियां हो सकती हैं दोस्तों, सीरीज में कुछ खूबियां हो सकती हैं, लेकिन इतना कसा हुआ कंटेंट नेटफ्लिक्स के अंदर या OTT के अंदर इंडियन कंटेंट बहुत वक्त बाद देखने को मिला है। और मैं सच बताऊं, मुझे सीरीज बहुत शानदार लगी, वाकई में बहुत शानदार लगी। अब इस पूरे मुद्दे पर विवाद क्यों खड़ा है? विवाद पहले शुरू हुआ कि भाई आपने मुस्लिम आतंकवादियों के हिंदी कोडवर्ड बताए, इस पर नेटफ्लिक्स ने कह दिया हम डिस्क्लेमर जारी कर देंगे। अब विवाद शुरू हो गया है कि आपने फैक्ट छुपाए, आपने होमवर्क ठीक से नहीं किया। तो सवाल ये दोस्तों कि क्या वाकई में बात सीरीज के फैक्ट्स को लेकर है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सीरीज वहां हमला कर रही है जो बीजेपी की दुखती रग है? दोस्तों, 100 बात की एक बात, भाजपाइयों को अगर ये सीरीज अच्छी लगती तो मोदी जी अब तक प्रमोट कर चुके होते। जैसे द कश्मीर फाइल को प्रमोट किया था, याद है? उसको तो भाजपाइयों ने लोगों को फोकट पे दिखा दिया था, मोदी जी ने प्रमोशन किया था, कश्मीर फाइल की तारीफ की थी फिल्म की। इसके अलावा केरल में चुनाव थे तो केरला स्टोरी नाम की एक फिल्म आई थी, उसको लेकर भी मोदी जी ने चुनावी प्रचार किया था। तो फिल्म या सीरीज अगर अच्छी होती तो मोदी जी प्रचार कर ही देते, लेकिन अगर मोदी जी प्रचार नहीं कर रहे हैं तब तो समझना चाहिए कि भाजपाइयों को सीरीज से दिक्कत क्यों हो रही है। मानक गुप्ता दोस्तों ना केवल न्यूज 24 के एंकर हैं, बल्कि मैं आपको बता दूं कि IC-814 जब हाईजैक हुआ था 1996 में, मैं शायद 12 या 13 साल की उम्र मेरी रही होगी। मतलब पूरा देश मानक गुप्ता के जरिए, जी न्यूज के जरिए ये देख रहा था दिन रात की हाईजैकिंग में, मतलब हमारे जो भारतीय नागरिक हैं वो कब वापस आएंगे, और इसे लेकर पूरा देश फिक्रमंद था। उस वक्त देश में एक ही न्यूज चैनल था, जी न्यूज, जिसमें मानक गुप्ता ने 24/7 7 दिन 7 रात लगातार एंकरिंग की, और मैं उसका प्रमाण हूं, मैंने देखा। मतलब मेरी लाइफ में जो पहला सबसे बड़ा न्यूज इवेंट था 10-12 साल की उम्र में, वो IC-814 का हाईजैक था। उसी को देखकर मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये जो भी कर रहे हैं यही मुझे करना है। मुझे तब पता भी नहीं था कि इसको न्यूज़ एंकरिंग या रिपोर्टिंग या पत्रकारिता कहते हैं, लेकिन मैं बहुत प्रभावित हुई थी उससे। तो IC-814 में एक, भली मैं उस वक्त बच्ची थी, लेकिन बहुत गहरी छाप उसने मेरे मन में छोड़ी थी। और उस वक्त बहुत से सवाल IC-814 की हाईजैकिंग को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन सरकार पर उठे भी थे। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि वही सवाल ताजा कर दिए हैं भाजपाइयों के जहन ने अनुभव सिन्हा की सीरीज ने, इसलिए मिर्ची लग रही है? पहले मैं आपको बताती हूँ मानक गुप्ता ने ऐसा क्या कहा जिसका जवाब रवीश कुमार ने बड़ा जबरदस्त दिया है। दोस्तों, मानक गुप्ता जिन्होंने ये सीरीज देखी और उन्होंने इस सीरीज पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा, अनुभव सिन्हा की सीरीज IC-814 बड़ी उम्मीदों से देखी, ना तो उसमें वो गहराई महसूस हुई और ना ही उसमें देश और पीड़ितों के साथ न्याय किया गया। उस समय की सरकार की नाकामी सही दिखाई गई, लेकिन उन आतंकवादियों में इंसानियत दिखाना बेईमानी था। उनके असली मुस्लिम नाम अंत तक छुपाना और बड़ी बेईमानी है। हाँ, वो कोड नेम थे, पर आपकी जिम्मेदारी थी कि सारे तथ्य बताते, शुरू से बताते। ISI को क्लीन चिट क्यों दी गई, समझ के परे, सिर्फ इसीलिए कि लादेन ने ISI वालों को बाद में पार्टी में नहीं बुलाया, उनके पाप धो दिए। तब के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने खुद लिखा था कि ISI वाले तीनों छुड़वाए गए आतंकी मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख के परिवार वालों को कांधार ले गए थे। छोड़ने पर इन आतंकियों की पहचान करने के लिए पहचान के बाद हमारे यात्रियों को छोड़ा गया। पूरा प्लॉट पाकिस्तान का था। पाकिस्तान ISI का पूरा सच पता नहीं क्यों नहीं बताया गया। पाक के नॉन स्टेट एक्टर्स की थ्योरी को जानबूझकर बल दिया गया या अनजाने में। पूरी सीरीज में बार बार कहानी का फ्लो तोड़कर तथ्य और बैकग्राउंड बताने के लिए नरेशन का सहारा लिया गया। तो चीफ डॉक्टर बर्गर भोला शंकर के असली नाम भी बताते चलते हैं। उसके बाद मानक गुप्ता इनके असली नाम दिखाते हैं और बताते हैं कि आतंकियों को अंताक्षरी खेलते दिखाया गया, यात्रियों का फिक्र करते हुए दिखाया गया। तो मानक गुप्ता ने कहा कि अनुभव सिन्हा को सामने आकर रिसर्च और तथ्यों पर सवाल का जवाब देना चाहिए, जो कि अनुभव सिन्हा क्यों देंगे, क्योंकि उनका तो काम पूरा हो गया। उन्होंने नेटफ्लिक्स की सीरीज बनाई और सीरीज जबरदस्त तरीके से हिट हो गई। हालांकि कुछ सीन्स पे मुझे भी आपत्ति है दोस्तों। आतंकी अंताक्षरी खेल रहे हैं और ये दिखाया गया कि उनको बड़ा बुरा लग रहा है जब एयर होस्टेस उल्टियां कर रही हैं, तो ये सीन देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी
दो सवालों के जवाब दोस्तों इस सीरीज में मिल गए। जब मेरे सामने ये पूरी की पूरी आतंकी घटना हुई थी, बचपन से ही अखबार वगैरह पढ़ने का शौक तो था ही, टीवी भी हम देखते थे। पूरी मीडिया ने दोस्तों IC-814 के पायलट को विलन बना दिया था। उस वक्त मीडिया अखबारों की ज़्यादा थी, टेलीविज़न तो एक ही, न्यूज़ चैनल तो एक ही था, और मीडिया ने कह दिया था कि जो कैप्टन है, प्लेन का कैप्टन है, अगर वो थोड़ा और रोक देता प्लेन को तो प्लेन की हाईजैकिंग अमृतसर से आगे उसके बाद बढ़ ही नहीं पाती, कांधार तक प्लेन जा ही नहीं पाती। एक्चुअली में ये सीरीज जवाब देती है उस सवाल का कि गलती कैप्टन की नहीं थी, गलती उस वक्त की सरकार थी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस वक्त की डबल इंजन की सरकार थी। पंजाब में, अमृतसर में जहां प्लेन रुका, वहां भी बीजेपी के सहयोग की सरकार चल रही थी और केंद्र में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या आतंकियों को छोड़ने का फैसला सही था, इसको लेकर भी पिछले कई सालों से मंथन हो रहा है और उसका जवाब भी ये सीरीज देती है। और इसके जवाब में दोस्तों रवीश कुमार ने एक विस्तार से जो बात लिखी है उसको आपको सुनना चाहिए। रवीश कुमार कहते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जितने लोग अभी अभी आंतरिक सुरक्षा के एक्सपर्ट निकल कर आए हैं वो मणिपुर पर भी उसी तरह रिपोर्ट करें, ठीक वैसे जैसे IC-814 के समय किया करते थे। जब भारत रत्न वाजपेयी की सरकार ने आतंकवादियों को छोड़ा, कम से कम उनके कौशल से पता तो चले कि मणिपुर में क्या हो रहा है, कहां चूक हो रही है और कौन जिम्मेदार है। मणिपुर भी तो आंतरिक सुरक्षा का मामला है। अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज के बहाने यह पता तो चला कि उसी पत्रकार को पहले कितना पता होता था, सरकार में क्या चल रहा है, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अफसरान क्यों कंफ्यूज हैं, वगैरह वगैरह। क्या अब वे ऐसा कर सकते हैं तो पुरानी के साथ साथ आज की भी ऐसी कोई रिपोर्ट ट्वीट कर देते, जहां गई वो सब जानकारियां जो ऑफ रिकॉर्ड के रास्ते निकल आती थी, जिनके सहारे सरकार के ऑन रिकॉर्ड को चैलेंज किया जाता था। आज तो जो हैंड आउट थमा दिया जाता है वही फाइनल मान लिया जाता है। अब तो ऑफ रिकॉर्ड ही ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड कुछ है ही नहीं। अच्छी बात है कि वेब सीरीज देखकर सब कुछ याद आ गया। सवाल यह कि इसी अधिकार के निरंतरता से मणिपुर पर कब लिखेंगे जब अनुभव सिन्हा कोई वेब सीरीज बनाएंगे। भारत का थर्ड क्लास और गुलाम मुख्यधारा का गोदी मीडिया अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए मौका खोजता रहता है। वो अपनी स्मृतियों के सहारे पत्रकार होने की छवि और उनसे मिलने वाले सम्मान को हासिल करना चाहता है। उसका वर्तमान खंडर है और उसके हाथ स्याही की जगह खून से रंगे हैं। एक दो अच्छे पत्रकार, एक दो अच्छी स्टोरी, बस उसी के दम पर गाड़ी खींच रही है। आज उसकी रिपोर्टिंग या संपादकीय का स्तर आप देख सकते हैं 25 साल पहले की यादों में तरबूज का जूस हो रहे हैं। उन्हें ठीक से पता है कि उनके पास कौशल तो है मगर वैसी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। कितनी रिपोर्टिंग ऐसी आती है जो सरकार के भीतर से निकलती है, नेताओं के बयान पर ही खेलकर, और दिल्ली में कुछ फालतू लोगों के इंटरव्यू से इनके शो की शामें भर जाती हैं। बहरहाल अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज IC-814 ने इतना तो बता दिया कि गुलामी के 10 साल जीने के बाद भी गोदी मीडिया के पत्रकारों के भीतर पत्रकारिता की चाह है। उन्हें याद है कि सम्मान मोदी मोदी करने से नहीं, किसी अच्छी रिपोर्ट की याद मिलती है। मगर इसमें भी एक नौटंकी है। नौटंकी ये कि 30 साल पहले रिटायर हुए खुफिया विभाग के प्रमुख का इंटरव्यू हो रहा है मगर मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नहीं हो रहा, जो उस समय इस व्यवस्था का अंग है। उनसे बेहतर कौन बता सकता है इन मामलों पर, IC-814 और मणिपुर पर। भारत का गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है, हर जगह लिखवा दे। दोस्तों हो सकता है कि सीरीज पर कई लोगों को आपत्ति हो सकता है सीरीज कई लोगों को बहुत अच्छी लगी हो या बहुत घटिया लगी हो, लेकिन जो बात रवीश कुमार ने पूछी और जो बात मेरे मन में भी आई जब मैंने IC-814 देखी, मैंने करीब 8 बजे देखना शुरू किया और करीब 1:30 बज गए थे खत्म होते होते। और पूरी सीरीज देखने के बाद मेरे मन में भी सवाल आया कि क्या इस पूरे अंतराल में अजीत डोभाल से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। दोस्तों अजीत डोभाल जो इस पूरी हाईजैकिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी के तौर पर भारत सरकार ने उनको आगे किया, मतलब बाकायदा अजीत डोभाल तो उस वक्त कांधार गए और आज भी अजीत डोभाल मोदी जी के खासम खास लोगों में से हैं, NSA हैं देश के। तो सिंपल सी बात है, पूर्व रॉ प्रमुख के इंटरव्यूज चल रहे हैं टेलीविजन चैनल्स में, खुफिया एजेंसी के प्रमुख जो पूर्व में रह चुके हैं उनके इंटरव्यूज क्यों चल रहे हैं? अजीत डोभाल का इंटरव्यू लेके दिखाएं ना कोई। अजीत डोभाल कभी तो देश को बताएंगे कि वो जो हाईजैकिंग थी किसकी गलती थी। अजीत डोभाल कभी तो देश को आकर सामने बताएंगे कि अमृतसर में 40 मिनट प्लेन रुका रहा और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी हम अपने प्लेन को वहीं पर क्यों नहीं, उस हाईजैकिंग को वहीं पर क्यों नहीं रोक पाए। कांधार जाकर आपको 7 दिन बाद बार्गेनिंग करनी पड़ी और उसके बाद आपको आतंकी छोड़ने पड़े। उन आतंकियों ने देश को लहूलुहान किया।
इन सवालों के जवाब कभी तो अजीत डोभाल देंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण दोस्तों, आज भी अजीत डोभाल मोदी जी के खास हैं, देश के NSA हैं दोस्तों, जो कि मुझे भी लगता है और रवीश कुमार ने भी कहा कि इस तरह के मामलों में पूर्व खुफिया एजेंसी के प्रमुख बैठकर इंटरव्यू दें। सबकी बातें अलग होती हैं, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई 3 साल पहले रिटायर हुआ है, कोई 10 साल पहले रिटायर हुआ है, सबके विजन अलग अलग हो सकते हैं। तो क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए। तो इस पूरी की पूरी कड़ी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे और आज भी सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या एक्चुअली में उस सवाल से बचने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा न्यूज चैनल रच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।